हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं और सुरक्षित हैं। सो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर गाइस। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हालचाल? सो बालको, मैं अनुराग द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कॉमर्स के भैया वन शॉट के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या लेके आए हैं? बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 का वन शॉट। बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 का वन शॉट बालको आप लोगों की सेवा में हाजिर है। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर जी वन शॉट में करवा दो ना। सर चैप्टर 1 इतना बड़ा है कि हमसे वन शॉट में होता ही नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए बालको चैप्टर 1 जो है पूरा वन शॉट में लेके आ गया हूं। सो आर यू ऑल रेडी एवरीवन? यस और नो? तैयार है सब लोग? तो चलिए भैया, बिना किसी देरी के मैं करने जा रहा हूं इस चैप्टर 1 का वन शॉट स्टार्ट। ठीक है जी। तो आज क्या क्या करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं, पहले सुन लो क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, 1 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म कर दूंगा, तो बड़े ध्यान सुनना। सर ह्यूमन एक्टिविटीज करेंगे, अच्छा जी। सर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे, अच्छा जी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो करेंगे। उसका डिफरेंस करेंगे। उसके बाद बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, इकोनॉमिक, सोशल एंड पर्सनल, वो जानेंगे। रोल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का क्या रोल है। उसके बाद बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, कॉमर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, वो पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को पढ़ेंगे अच्छे से। देन बिजनेस रिस्क, उसके कॉजेज, उसके टाइप्स, ये सब पढ़ा जाएगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है ना, सर ये मैंने हिस्ट्री वाला पोर्शन हमारी बुक में तो स्टार्टिंग में है, आप एंड में करा रहे हो क्या? है बहुत सारे बच्चों के पास ये टॉपिक नहीं है, तो इसीलिए मैंने पीछे डाल दिया कि जिनका हो वो 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा देख लेना। ठीक है, जिनका ना हो वो वीडियो वहीं पर रोक देना। ठीक है, ओके। तो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आ गया। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, हमारा स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम। उसके बाद हुंडीज, राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग कम्युनिटीज एंड मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। ठीक है, मेजर ट्रेड सेंटर्स, मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये सारे टॉपिक्स बाल को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पूरे चैप्टर के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स। हाँ जी गाइस, तो ह्यूमन एक्टिविटीज। सर अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं? देखो, आप और मैं जिंदा रहने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। हमारे मम्मी पापा भी जिंदा रहने के लिए, हमें पालने पोसने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। अब पापा सुबह ऑफिस जाते हैं, पैसा कमा के आते हैं, सर वो भी एक एक्टिविटी है। ठीक है जी। और मम्मी सुबह से हमारे लिए खाना बनाती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं। ठीक है जी, हमारे लिए मेहनत करती हैं, हमारी केयर करती हैं कि मेरा लाल पीला नीला अच्छे से पढ़ेगा, तो मन लगा के पढ़ेगा, अच्छे नंबर लाएगा तो हमारा और हमारे परिवार का नाम रोशन हो जाएगा। तो पापा पैसे वाली एक्टिविटीज कर रही है, मम्मी दया वाली, है ना, और सेटिस्फेक्शन वाली एक्टिविटीज कर रही है। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं गाइस? हम इन दोनों को ही बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। सो एवरी ह्यूमन हैव टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड दीज एक्टिविटीज आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। हर एक ह्यूमन को कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, और इन एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, डन, ओके। तो यहां पर लिख दूं क्या मैं? Every human have to perform some activities, which are known as human activities। तो हर एक ह्यूमन को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, और इन एक्टिविटीज को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? दीज एक्टिविटीज आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। डन। चलिए सर, अब सर जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो होती है दो तरीके की। एक होती है मेरे भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है जी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर जी इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी? तो भैया वो एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाए, वो एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए की जाएंगी, दोज एक्टिविटीज विल बी नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर मनी, वेल्थ और लिवलीहुड। विच आर परफॉर्म्ड फॉर मनी, वेल्थ एंड लाइवलीहुड। तो रोटी, कपड़ा, मकान, लाइवलीहुड और पैसे के लिए और संपत्ति के लिए, वेल्थ मतलब संपत्ति, तो वो एक्टिविटीज जो मनी, वेल्थ और लाइवलीहुड के लिए की जाती हैं, दोज एक्टिविटीज आर नोन एज
इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड सर वो एक्टिविटीज जो किसके लिए की जाती है सर? वो एक्टिविटीज जो सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है। किसके लिए? सेटिस्फैक्शन के लिए। उन एक्टिविटीज को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है जी। सो दीज एक्टिविटीज आर डन फॉर सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है जी, डन। चलिए, तो भैया टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, इकोनॉमिक। टीचर टीचिंग हिज ओन सन, नॉन इकोनॉमिक। ठीक है सर। डॉक्टर, अ लेडी कुकिंग एट अ रेस्टोरेंट, भी एक लेडी जो है रेस्टोरेंट में खाना बना रही है, इकोनॉमिक, पैसा कमाएगी। सर वही मम्मी अपने, वही लेडी अपने बच्चे के लिए, फैमिली के लिए खाना बना रही है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक, सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। ठीक है जी। अ डॉक्टर ट्रीटिंग अ पेशेंट, एक डॉक्टर जो है बाल को पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, इकोनॉमिक। वही डॉक्टर सर जी अपनी वाइफ को ट्रीट कर रहा है। ठीक है जी, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, ओके। चलिए, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है गाइस? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं विच आर परफॉर्म्ड फॉर मनी, वेल्थ और लाइवलीहुड। मैंने बताया था मनी, वेल्थ और लाइवलीहुड। ठीक है, डन। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर सेटिस्फैक्शन, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ओके। एक बार ये डिफरेंस भी देख लेते हैं गाइस। सो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर इकोनॉमिक मोटिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर सर्वाइवल के लिए, प्रॉफिट के लिए, ग्रोथ के लिए जो भी एक्टिविटीज होंगी, उन एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है जी। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय यूजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज, 4M, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, इन सब का इस्तेमाल करके जो एक्टिविटीज हम लोग करने वाले हैं, उन एक्टिविटीज को हम लोग गाइस क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, ओके। इकोनॉमिक एक्टिविटीज लीगली वैलिड होनी चाहिए, सोशली डिजायरेबल होनी चाहिए। भैया लीगली वैलिड, कानून की नजरों में पैसा कमाने वाली एक्टिविटी जो होती है वो लीगल होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में सोशली डिजायरेबल होनी चाहिए, समाज में उसकी डिमांड होनी चाहिए। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल और मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जा रहा है, तो सेंटिमेंट्स के लिए किया गया कोई भी काम, सेंटिमेंट मतलब वो बोलते हैं ना कई बार कि भाई तू तो सेंटी हो गया, तो सेंटिमेंट के लिए किया गया कोई भी काम किसके अंदर आएगा सर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। ठीक है। सिंपैथी, दया की वजह से किया गया, फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है जी। सर मैंने अपने बाल कटवा लिए सर, फिजिकल नीड थी। सर मैंने नहा लिया सर, फिजिकल नीड थी। फिजिकल नीड को किया गया, को पूरा करने के लिए किया गया कोई भी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक में आती है। रिलीजियस ऑब्लिगेशन, सर मैंने नवरात्रों में व्रत रख लिया सर। ठीक है जी, ओके। सर मैं मंदिर चला गया, नारियल चढ़ा दिया सर। तो रिलीजियस ऑब्लिगेशन के लिए किया गया कोई भी काम नॉन इकोनॉमिक का पार्ट होगा। ठीक है। सिमिलरली लव एंड अफेक्शन, ठीक है जी। सर मैंने किसी को टेडी दे दिया, किसी को चॉकलेट दे दिया, किसी को रोज दे दिया, तो किस लिए दिया सर? पैसे के लिए थोड़ी दिया, सेटिस्फैक्शन के लिए दिया गाइस। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक में आएगा। पर्सनल सेटिस्फैक्शन, सर मैं 4 घंटे सोया सर मैंने आज अपने नेल वेल काट लिए सर। तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी काम करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक। और पेट्रियोटिज्म गाइस, देश सेवा, देश प्रेम जो है वो भी नॉन इकोनॉमिक ही होता है। ठीक है, ओके। तो ये गाइस इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये वाली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। डिफरेंस समझते हैं सर बेसिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बेसिक ऑब्जेक्टिव है अर्न मनी, पैसा कमाना। और इसका क्या है सर बेसिक ऑब्जेक्टिव? है ना, सेटिस्फैक्शन पाना। सेटिस्फैक्शन पाना हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। चलिए जी, मनी मेजरमेंट, सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं क्योंकि पैसा वैसा होता है। लेकिन मम्मी ने पूरी रात जागकर मेरे सर पे बर्फ की पट्टियां रखी, ठंडे पानी की पट्टियां रखी, तो ये किस में आएगा? ये नॉन इकोनॉमिक में आएगा। मैं इसे पैसे के टर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है। ड्यूरेशन, सर देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैसे वाले काम हमें रेगुलरली करने पड़ते हैं और सेटिस्फैक्शन वाले काम कभी कभार करने पड़ते हैं। ठीक है। एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या है सर जी? एंड रिजल्ट, एंड में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अर्निंग प्रॉफिट होगा। ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक में सर सेटिस्फैक्शन होगा, सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन गाइस। ठीक है, ओके। चलिए एग्जांपल, टीचर टीचिंग इन ए स्कूल, टीचर टीचिंग हिज ओन सन। तो वही जो एग्जांपल्स लिखे थे आप वो वाला एग्जांपल यहां पर दोबारा लिख सकते हो गाइस। ठीक है। चलिए अब आते हैं सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी होती है मेरे भाई? इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 होती है टोटल। ठीक है। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस?
तो बिजनेस जो है ना इस बिजनेस, ये बिजीनेस से निकल के आया है। कहां से निकल के आया है? बिजीनेस से। तो आपने आज तक जो भी इंसान बिजनेस करते हुए देखा होगा वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है। क्या रहता है गाइस? बहुत ज्यादा बिजी रहता है। तो बिजनेस जो वर्ड है वो कहां से निकल के आया मेरे भाई? बिजीनेस से निकल के आया। जो भी इंसान बिजनेस करता है वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है। ठीक है, ओके। अब सर बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड में मेनली दो ही होते हैं गाइस, या तो कुछ ना कुछ बनाने का बिजनेस या कुछ ना कुछ बांटने और बेचने का बिजनेस। बड़ी गहरी बात बोली मैंने। सर पूरे वर्ल्ड में दो ही बिजनेस होते हैं सर मेनली, या तो कुछ ना कुछ बनाने का बिजनेस या फिर कुछ ना कुछ बांटने और बेचने का बिजनेस। ठीक है जी। तो बिजनेस क्या है सर? बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is concerned with production or distribution or exchange of goods and services with the main motive of earning profit। main motive क्या है सर? main motive profit कमाना होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर डिफाइन लिख देता हूं। business is that economic activity which is concerned with production and distribution of goods and services with the main motive of earning profit, with the main motive of अर्निंग प्रॉफिट। तो मेन मोटिव क्या होता है सर? मेन मोटिव प्रॉफिट को अर्न करना होता है। क्या होता है जी? मेन मोटिव प्रॉफिट को अर्न करना मेन मोटिव होता है। ठीक है जी। तो ये हो गया भैया बिजनेस। तो बिजनेस क्या है जी? या तो कुछ ना कुछ बनाएंगे प्रोडक्शन, या कुछ ना कुछ बांटेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो ईदर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज बिजनेस। प्रोफेशन क्या होता है? देखो प्रोफेशन डॉक्टर, लॉयर, सीए, किसी भी प्रोफेशन में घुसना है तो आपके पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए गाइस? बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारी नॉलेज और स्किल्स जिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में होती है उसको हम लोग प्रोफेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? प्रोफेशन। डन? क्लियर? चलो सर, लेट्स टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है गाइस? तो प्रोफेशन क्लियर हो गया। मैं प्रोफेशन दिखाता हूं आपको एक बार। बिजनेस तो पढ़ लिया सर। प्रोफेशन क्या था? प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर क्या चाहिए सर? स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। और प्रोफेशन के अंदर घुसना आसान नहीं है। कोई भी मुंह उठा के प्रोफेशन में नहीं घुस सकता। उसके लिए डिग्री, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, नॉलेज, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो जो प्रोफेशन के अंदर जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड है। प्रोफेशन के अंदर जो एंट्री है वो जो है कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं सर। एम्प्लॉयमेंट क्या है भैया? किसी और के लिए काम करना इन रिटर्न ऑफ सैलरी एंड वेजेस। तो जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं सर? वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसके लिए सर? उसके बदले में सैलरी मिलेगी। तो वर्किंग फॉर अदर्स इन रिटर्न ऑफ सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, ओके। एक ऐसा ऑक्यूपेशन है गाइस, क्या करते हैं इसमें? इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्युनरेशन इन रिटर्न। रेम्युनरेशन का मतलब होता है गाइस सैलरी, सैलरी इन रिटर्न। तो बदले में क्या मिलेगा मेरे भाई? बदले में सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके बदले में क्या मिलेगी गाइस? सैलरी मिलेगी। ठीक है, डन। चलो अब आते हैं गाइस इनके ऊपर एक डिफरेंस करना है, बहुत अच्छे से एक डिफरेंस समझते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो पहला है मेरे भाई मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो भाल को बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? तो मेरे भाई बिजनेस स्टार्ट होता है सर, जो प्रमोटर है, जो इंसान एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस खोलना चाहता है, तो सबसे पहले तो उस एंटरप्रेन्योर का डिसीजन, उस प्रमोटर का डिसीजन और थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज से हमारा बिजनेस खुल जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा देखो, एंटरप्रेन्योर से डिसीजन और थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज कर लोगे तो हमारा बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा। सर प्रोफेशन को स्टैब्लिश करने के लिए क्या चाहिए गाइस? हाँ जी सर, अगर प्रोफेशन को स्टैब्लिश करना है तो प्रोफेशन को स्टैब्लिश करने के लिए सर हमारे पास क्या होनी चाहिए सर? एक तो मेंबरशिप होनी चाहिए, सर्टिफिकेट, डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। तो डिग्री और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो आप प्रोफेशन में घुस सकते हैं। सर एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट।
एम्प्लॉयमेंट के केस में तो भैया अपॉइंटमेंट लेटर, कॉल लेटर और एक एग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर और एक एग्रीमेंट चाहिए होता है। सर क्या चाहिए होता है? अपॉइंटमेंट लेटर और एक एग्रीमेंट आपके पास है तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। सर बिजनेस के अंदर क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। सर बिजनेस के अंदर एज सच कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती। प्रोफेशन के अंदर हाई डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन पोस्ट और जॉब। तो जो आपकी पोस्ट होगी, जो आपकी जॉब होगी, जो एम्प्लॉयर ने मांगी होगी, वो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सर बिजनेस के अंदर हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। सर बहुत सारी कैपिटल चाहिए। प्रोफेशन के अंदर लो कैपिटल और एम्प्लॉयमेंट के अंदर नो कैपिटल। अब सर कैपिटल जब हाई है बिजनेस में तो रिस्क भी हाई होगा। प्रोफेशन में कैपिटल लो है तो रिस्क भी लो होगा और एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल नो था तो रिस्क भी नो होगा। ठीक है जी, ओके। ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर? मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। यहां पर क्या है सर? यहां पर अपना प्रोफेशनल सर्विसेज देना। यहां पर क्या है सर? अपनी जो है ना बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, अपनी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, अपनी पर्सनल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करना, वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट हो गया। ठीक है। रिवॉर्ड की बात करते हैं। रिवॉर्ड सर बदले में क्या मिलता है? बिजनेस करने के बदले में मिलता है सर जी प्रॉफिट। सर प्रोफेशन के अंदर मिलती है फीस और सर एम्प्लॉयमेंट के अंदर मिलती है सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ वर्क, सर मैंने बताया था ना बिजनेस में दो ही काम होते हैं, या तो प्रोडक्शन होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है। प्रोफेशन में क्या होगा सर? अपनी एक्सपर्टाइज सर्विसेज दोगे आप लोग, और यहां पर क्या होगा सर? परफॉर्मिंग ड्यूटीज एज पर द बॉस। जो बॉस बोल रहा है वो ड्यूटीज हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता, मतलब हमें कैसे बिहेव करना, हमारा आचार विचार कैसा होगा। तो भैया बिजनेस में आपका आचार विचार आपके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे डिसाइडेड नहीं है। नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रेस्क्राइब्ड, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज डिसाइडेड। ठीक है सर। प्रोफेशन में सर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जैसे आचार विचार बोला गया होगा, जैसे आपका बिहेवियर सेट किया गया होगा, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट सेट किया गया होगा, आपको वही फॉलो करना है। ठीक है। और सर एम्प्लॉयमेंट में कोई भी सर कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत नहीं होती, बस जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें वही फॉलो करना है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सर जी क्या बिजनेस में, जैसे मान लो बिजनेस का जो बिजनेसमैन है वो रिटायर होना चाहता है, तो क्या वो अपने बेटे को उस पोस्ट पे बिठा सकता है? यस सर। अगर एक बिजनेसमैन रिटायर होना चाहता है तो अपने बेटे को उस पोस्ट पर बिठा के वो खुद रिटायर हो सकता है। तो यस, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल इन केस ऑफ बिजनेस। सर प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता, मैं रिटायर हो रहा हूं इस नाम पर। ठीक है। और सेम चीज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो नॉट पॉसिबल एंड पॉसिबल, यहां पर पॉसिबल है गाइस। ठीक है, चलो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के बारे में जानेंगे क्योंकि हमारा मेन जो है बिजनेस है, ना ही एम्प्लॉयमेंट है ना ही प्रोफेशन है, हमें बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना है। तो एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं सर। बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी which is concerned with production or distribution or exchange of goods and services with the main motive of earning profit। ठीक है, ओके। तो बिजनेस क्या है मेरे भाई? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या होता है जी? मेन जो मोटिव है वो क्या है सर? मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। मेन मोटिव जो होता है गाइस वो मनी कमाना होता है। इसीलिए क्या है जी? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है मेरे भाई टू कलेक्ट, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ठीक है। तो या तो भाई हम लोग अपने बिजनेस के अंदर माल बनाएंगे या कहीं से इकट्ठा करके बेच देंगे। तो ईदर यू विल मैन्युफैक्चर दीज पेन्स और यू विल प्रोक्योर दीज पेन्स टू सेल। ठीक है। उसके बाद क्या है जी? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भैया हमें सेल करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना बेचना पड़ता है। ये बिजनेस के अंदर पार्ट होता है। ठीक है। रेगुलर बेसिस पे खरीदना बेचना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक या दो बार खरीद और बेच लिया तो आप बिजनेसमैन बन गए, तो गलत कर रहे हैं आप बिजनेसमैन नहीं हैं। बिजनेसमैन कौन होता है? जो रेगुलर बेसिस पर बिजनेस को चलाता है। रेगुलरिटी इन डीलिंग होती है जिसके अंदर। प्रॉफिट अर्निंग में बिजनेस का जो मेन मोटिव वो क्या है जी? प्रॉफिट कमाना होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है मेरे भाई अनिश्चितता।
तो फ्यूचर क्या है मेरे भाई, अनिश्चित है, हमें नहीं पता कब क्या आ जाए। तो बिजनेस के अंदर रिटर्न सर्टेन नहीं है, पता नहीं प्रॉफिट हो भी सकता है, पता नहीं भी हो सकता, पता नहीं डूब भी जाए, है ना। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, अनिश्चित है, रिटर्न होगा नहीं होगा, कितना होगा, कब होगा। लास्ट वन इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर बिजनेस में रिस्क होता ही है, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसके अंदर रिस्क ना होता हो। तो बिजनेस के अंदर रिस्क होता ही होता है गाइस, ठीक है, डन। चलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आते हैं गाइस। देखो हर बिजनेस के कुछ ना कुछ बाल को ऑब्जेक्टिव्स होते होंगे, पता होगा आपको, है ना। एवरी बिजनेस हैव सम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ओके। हर बिजनेस के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर बिजनेस के कुछ ना कुछ एंड पॉइंट्स होते हैं जो वो करना चाहते हैं। एवरी बिजनेस डायरेक्टेड टू अचीव सम सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स टू एंड पॉइंट्स जो हर एक बिजनेस अचीव करना चाहता है। हर एक बिजनेस जो एंड में अचीव करना चाहता है, उन एंड पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं। और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स तीन होते हैं गाइस, कौन कौन से, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, सॉरी सर। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा मेरे भाई, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है जो इकोनॉमिक गेन, प्रॉफिट, बेनिफिट के लिए होता होगा इस, ठीक है, ओके। हाँ जी गाइस, तो मैंने क्या बोला सर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गाइस, फॉर विच आर मेनली इकोनॉमिक इन नेचर, मतलब इकोनॉमिक गेन, इकोनॉमिक गेन, बेनिफिट या फिर प्रॉफिट के लिए, इकोनॉमिक गेन, बेनिफिट या फिर प्रॉफिट के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है जी, ओके। जैसे कि प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। बिजनेस के वो ऑब्जेक्टिव्स जिसका टारगेट क्या है, सर्वाइव करना, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आएगा। प्रॉफिट कमाना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आएगा। ग्रोथ करना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आएगा। कस्टमर क्रिएट करना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आएगा। इनोवेशन करना, प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन करना, यह भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। और रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना, यह भी जो है गाइस हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, इनोवेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये सारे गाइस हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। क्यों? क्योंकि इनका मेन मोटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक गेन या इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं सर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सर? सर वो ऑब्जेक्टिव जो सोशल वेलफेयर, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होंगे, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए होंगे, बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या कहलाएंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स गाइस वो एंड पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है गाइस? मेन मोटिव है या तो सोशल वेलफेयर या फिर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। बेनिफिट ऑफ सोसाइटी हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। तो पढ़ के देख लेते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स टू ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर डिजायर्ड टू बी अचीव्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। बिजनेस जो है बाल को सोसाइटी का पार्ट होता है, सोसाइटी की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, तो बदले में हमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहिए। जैसे कि गाइस बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, वो भी फेयर प्राइस पे, अच्छे प्राइस पर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत काम धंधे, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक होर्डिंग, अडल्ट्रेशन, इन सब चीजों से दूर रहना, इनको अवॉइड करना, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, समाज के लोगों को रोजगार देना, ये भी मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना और एम्प्लॉयज का वेलफेयर करना, ये भी मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है गाइस, डन। तो ये गाइस हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट वन की तरफ। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स गाइस, देखो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को हम लोग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कह रहे थे, मतलब वो ऑब्जेक्टिव्स जो इकोनॉमिक गेन के लिए नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं, हमारे एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए होंगे, हमारे एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए होंगे, ठीक है जी। दोज विल बी नोन एज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ओके। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को हम लोग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कह रहे थे, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कह रहे थे और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी कह रहे थे, ठीक है, ओके। दीज आर फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज, बेनिफिट ऑफ, सर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी था तो सोशल ऑब्जेक्टिव था, बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज है तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जैसे कि उनको हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी। फेयर एंड कंपिटिटिव सैलरी एंड पॉक्स देना,
परक्विसिट्स देना, एडिशनल बेनिफिट देना, ये भी हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है। उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ये भी हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है। उनको प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस देना कि भाई आप कंपनी में हो 10 15 साल 20 साल, जब तक चाहो तब तक काम करो, तो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस देना ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी। उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, अपने एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बेनिफिट्स वगैरह देना, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी। और उनको इनिशिएटिव लेने देना, पहल करने देना, पार्टिसिपेट करने देना, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये सारे एम्प्लॉयज को जो भी बेनिफिट पहुंचाएंगे उन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, डन। अब आते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। सर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल होता है गाइस? तो भैया देखो, सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? सरवाइव, कौन सा सरवाइव गाइस? लॉन्ग टर्म सरवाइव। अगर आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल प्लान कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट चाहिए चाहिए। सर शॉर्ट टर्म में तो बिना प्रॉफिट के भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए गाइस प्रॉफिट चाहिए चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन गाइस, एक्सपेंशन ग्रोथ। अगर आपको 1 ब्रांच 2 ब्रांच 10 ब्रांच खोलनी है तो बहुत सारी ब्रांचेस खोलने के लिए आपके पास प्रॉफिट होना ही होना चाहिए। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब कार्यकुशलता। कार्यकुशलता को चेक करना है, काम अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छा कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो नहीं कर रहे हो। तो मतलब एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, एफिशिएंसी को चेक करने के लिए भी प्रॉफिट की ही जरूरत होती है। रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग। अब जो इंसान रिस्क ले रहा है उसको रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट इसलिए भी जरूरी है ताकि जो रिस्क ले रहे हैं उनको हम दे सके कुछ बदले में। ठीक है, बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल। अच्छी रेपुटेशन और गुडविल के लिए भी हमें प्रॉफिट की जरूरत होती है। ठीक है, डन। चलो अब आते हैं इस बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन। टॉपिक का नाम गाइस क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज गाइस। ठीक है, सो क्या बोला मैंने? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे? ठीक है, ओके। तो आपको याद करिए बाल को, जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बोल दिया था कि सर पूरे वर्ल्ड में 2 ही तरीके के बिजनेस होते हैं, या तो माल बनाने का बिजनेस या फिर माल बांटने का बिजनेस। और आप लोग बताएंगे मेरे को कौन सा बनाने का है कौन सा बांटने का है, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ जी, क्या रहा? सर वो बिजनेस, एक सेकंड देखिए प्लीज। सर वो बिजनेस जहां पर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। तो जहां पर माल बनाया जाता है उसे बोलते हैं इंडस्ट्री, और जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, परचेज, सेल होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स इज कंसर्न्ड विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इंडस्ट्री पे आते हैं गाइस। इंडस्ट्री क्या होता है अभी बताया ना मैंने, जहां पर प्रोडक्शन होगा या फिर प्रोसेसिंग होगा। क्या होगा गाइस? या तो प्रोडक्शन होगा या फिर प्रोसेसिंग होगा गुड्स का। जहां पर होगा गाइस ये, उसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री मेरे भाई 3 तरीके की होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो होती है गाइस वो 3 तरीके की होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। सर प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री नाम से कुछ आइडिया लग रहा है? यस सर। सर वो इंडस्ट्री जो क्या करेगी? सर वो इंडस्ट्री जो प्राइमरी रिसोर्स और रॉ मटेरियल तैयार करेगी। वो इंडस्ट्री जो प्राइमरी रिसोर्सेस और रॉ मटेरियल तैयार करेगी, उस इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? प्राइमरी इंडस्ट्री। अब मेरे भाई प्राइमरी इंडस्ट्री भी 2 होती हैं, एक होती है एक्सट्रैक्टिव और एक होती है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री नाम से आइडिया लग रहा होगा सर, वो इंडस्ट्री जहां पर हम कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे सरफेस से, बीनीथ ऑफ सरफेस अर्थ के से, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज से। जैसे कि जमीन के अंदर से कोयला निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। सर समुद्र में से कच्चा तेल निकाल लिया, जमीन के अंदर से मछली, समुद्र के अंदर से, नदी के अंदर से मछलियां निकाल ली। तो दीज आर द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जहां पर हम लोग क्या करेंगे सर? एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है जी, जमीन के अंदर से, पानी के अंदर से सर मछलियां निकालना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री।
ओके चलो, तो लिखा तो है सर सोयल एयर वाटर, यहां से चीजें निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाता है सर। ठीक है जी, एग्जांपल लिखा भी हुआ है सर, मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम रिवर। ठीक है ओके चलो, फार्मिंग, माइनिंग, लिम्बरिंग, हंटिंग, फिशिंग, ये सब चीजें जो है सर जी किसके अंदर आती हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब पालन पोषण, जहां पर बाल को पालन पोषण किया जाएगा, पेरेंटलशिप, हेरिडिटी होगी। ठीक है जी, और उनका इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल बनाया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं सर, जेनेटिक इंडस्ट्री। एग्जांपल पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, अंडा देती है सर। बकरी पालन सर, उसके अंदर अपना दूध मिलता है सर। एनिमल हस्बेंड्री आ गया है ना, फिश हैचरीज आ गया। ठीक है, तो ये सब चीजें किसके अंदर, प्लांटेशन, पेड़ पौधे भी पाले जाते हैं गाइस, इसलिए वो भी जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है। ओके तो देखो ये लिखा होगा गाइस, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिश हैचरीज, ये सब चीजें जो है गाइस हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर जाएगा गाइस। ठीक है, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, फॉर फर्दर रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट होता है। चलिए अब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्लियर हो गया सर, जहां पर रॉ मटेरियल इनपुट्स तैयार होंगे, प्राइमरी रिसोर्स तैयार होंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री वो दो तरीके के थे, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। अब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री पे। सर सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, सर सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होता है जो प्राइमरी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा और उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा। सर सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है ओके, so secondary industry, that industry which uses primary resources and converting them into the finished goods. ठीक है जी guys, done. तो secondary industry includes all those activities which are concerned with using the, देखो ये लिखा, using the material resources which have been already extracted at the primary stage. These industries process such material to produce the final goods या goods for final consumption. ठीक है डन। चलो सर, अब जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है गाइस वो भी दो तरीके की होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पर फाइनल गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जहां पर फाइनल गुड्स बनाए जाते हैं गाइस, उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं गाइस। सो इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज व्हिच आर एंगेज्ड इन प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल टू मेक फाइनल गुड्स। तो रॉ मटेरियल का प्रोसेस करके जहां पर फाइनल गुड्स बनाए जाएंगे, उस इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इंडस्ट्री विल बी नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब सर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी चार तरीके की होती है गाइस, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। सर एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पर एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल प्रोडक्ट्स में कैटेगराइज किया जाए। एग्जाम्पल सर क्रूड ऑयल को हम लोग क्या करते हैं सर, सेपरेटेड इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइक जेट ऑयल, प्लेन ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एनालिटिकल इंडस्ट्री हो गया। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करके, मिक्स करके क्या करते हैं सर जी, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल सीमेंट और पेंट। सर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पर कुछ स्टेप फॉलो किए जाएंगे, जहां पर एक प्रोसेस फॉलो किया जाएगा प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। एंड जैसे कि एग्जांपल बोले तो शुगर एंड पेपर, गन्ने से गुड़, गुड़ से चीनी, तो प्रोसेस फॉलो किया गया। पेपर के लिए भी ऐसे ही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इसमें क्या आ जाएगा सर, पेट्रोल, डीजल, है ना, पेट्रोल और डीजल एक्सेट्रा। सर सिंथेटिक इंडस्ट्री में सीमेंट और पेंट, सीमेंट एंड पेंट आ गया सर। और असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा सर, कार, टीवी, रेडियो। कार, टीवी, रेडियो जो है गाइस किसके अंदर आएगा, असेंबलिंग इंडस्ट्री में। वेरियस पार्ट्स आर असेंबल्ड, जॉइंड टुगेदर टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब सर जी हमारा याद करिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी दो तरीके की थी, सॉरी सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरीके की थी, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग तो खत्म हो गया है ना। अब बात करते हैं सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री इन विच वी कंस्ट्रक्ट द रोड, डैम्स, बिल्डिंग, फ्लाईओवर, अंडरपासेस, ये सारी किसके अंदर आती हैं सर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। ठीक है, तो देखो लिखा है ना, बिल्डिंग, डैम्स, फ्लाईओवर, रोड, जिस इंडस्ट्री में बनेंगे उस इंडस्ट्री को हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं गाइस। अब आते हैं भाई, प्राइमरी भी खत्म हो गया, सेकेंडरी भी खत्म हो गया,
प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल बना रहा था, प्राइमरी रिसोर्स बना रहा था, सेकेंडरी इंडस्ट्री उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा था। और सर टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करेगा? टर्शियरी इंडस्ट्री इन प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो वो इंडस्ट्री जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करे, दैट इंडस्ट्री विल बी नोन एज टर्शियरी इंडस्ट्री गाइस। ठीक है, ओके डन। तो यहां पर बाल को हमारा खत्म होता है इंडस्ट्री वाला पोर्शन। लेट्स टॉक अबाउट कॉमर्स। तो याद करिए बाल को, मैंने कॉमर्स के बारे में पहले ही आपको बताया था। सर वो कॉमर्स क्या है जी? वो ब्रांच है बिजनेस की जहां पर क्या होता है सर? जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है गाइस। ठीक है, ओके। अब बात को जो कॉमर्स है ना, कॉमर्स भी दो तरीके का होता है बाल को। एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है एड्स टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सर ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहां से खरीदा यहां बेच दिया, इसको ट्रेड बोलते हैं। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर एड्स टू ट्रेड क्या होता है सर? जो ट्रेड को सपोर्ट प्रोवाइड करे। टर्शियरी इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी, ट्रेड को जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा उसे क्या बोलते हैं? एड्स टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड गाइस। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दो बाल को, टर्शियरी इंडस्ट्री जो होती है ना वो 5 होती है। वो पांचों के नाम मैं लिख देता हूं एक बार। टर्शियरी इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे सर? इट विल प्रोवाइड द सपोर्ट सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। सर ये 5 होती है, कौन कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। ठीक है जी, तो ये पांचों के पांचों बाल को सपोर्ट सर्विसेज है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपना काम स्मूथली कर सकें। ठीक है, चलो। तो ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब बाल को वही सपोर्ट सर्विसेज जो अगर प्राइमरी सेकेंडरी को मिल रही थी तो वो टर्शियरी इंडस्ट्री था, वही सपोर्ट सर्विसेज अगर ट्रेड को मिलेंगी तो वो क्या कहला जाएंगी? एड्स टू ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड का मतलब क्या है गाइस? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एंड ट्रेड जो होता है बाल को दो तरीके का होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज बाल को फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड भी बाल को दो तरीके का, होलसेल, रिटेल, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंट्रीपोर्ट। सुनते हैं भैया? तो पहले इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड, इसको बाल को हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं और इसको बाल को हम लोग नेशनल ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है, तो भैया नेशनल ट्रेड क्या होता है? विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, एक देश की बाउंड्री के अंदर जो भी ट्रेड होगा। हाँ जी बाल को मैंने क्या बोला? एक देश की बाउंड्री के अंदर जो भी ट्रेड होगा उस ट्रेड को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? इंटरनल ट्रेड। और एक देश की बाउंड्री के बाहर जो भी ट्रेड होगा उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? एक्सटर्नल ट्रेड। तो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, क्या बोला मैंने? विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। ठीक है जी, चलो। इंटरनल ट्रेड भी दो तरीके का बाल को, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड क्या होता है गाइस? होलसेल ट्रेड इज अ ट्रेड इन विच द होलसेलर buys goods from manufacturer in bulk quantity and sell it to retailer in smaller quantity। डायग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं बाल को। होलसेल ट्रेड इज अ ट्रेड इन विच द होलसेलर buys goods from manufacturer in the bulk quantity and sell it to retailer in smaller quantity। तो होलसेल ट्रेड इज अ ट्रेड इन विच द होलसेलर बाइज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन बल्क क्वांटिटी एंड सेल इट टू रिटेलर इन स्मॉलर क्वांटिटी। इसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेल ट्रेड इज अ ट्रेड इन विच द रिटेलर ईदर बाइज गुड्स फ्रॉम होलसेलर और फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, है ना,
in bulk quantity and sell it to customer in smaller quantity. ठीक है जी. देन तो रिटेलर क्या होता है, अगर बड़ा रिटेलर है तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी माल खरीद सकता है. तो रिटेल ट्रेड इज अ ट्रेड इन विच द रिटेलर either buys goods from wholesaler or from manufacturer in bulk quantity and sell it to customer in smaller quantities. अब आते हैं एक्सटर्नल ट्रेड. It is all outside the boundaries of a country. Outside the boundaries of a country is known as external trade. It is also known as international trade, और it is also known as foreign trade. इसको बालको हम लोग foreign trade भी कहते हैं. कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर हो गया? चलिए, अब सर जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो तीन तरीके का होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रेपोर्ट. सर इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? बाइंग गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री टू बी यूज्ड इन द सेम कंट्री. बाहर की कंट्री से कुछ खरीदना और उसको इंडिया में ही यूज करना, सर इंपोर्ट ट्रेड. सेलिंग गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री, एक्सपोर्ट ट्रेड. एंड बाइंग गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री एंड रीसेल इट टू अनदर कंट्री इज नोन एज एंट्रेपोर्ट. सर अमेरिका से माल खरीदा, इंडिया में यूज किया, इंपोर्ट. अमेरिका को बेचा तो एक्सपोर्ट, और अमेरिका से खरीद के नेपाल को बेच दिया तो एंट्रेपोर्ट. ठीक है, इज डन. चलिए, तो ये था बालको हमारा ट्रेड. अब आते हैं गाइस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पर. सर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर एड्स टू ट्रेड क्या करते हैं सर? प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू ट्रेड. सर वही 5 नाम यहां पर आ रहा है और एक एक्स्ट्रा आ गया बालको, एडवर्टाइजिंग. तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग था ही, एडवर्टाइजिंग एक अलग आ गया भाई. तो टोटल 6 हो गए यहां पर नाम. ठीक है, मार्किंग 5 की है लेकिन आप 6 कर लो, छठा यहां पर आ गया. ओके, तो क्या कर रहे हैं सर? सपोर्ट सर्विसेज टू ट्रेड. प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड, और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना इज नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. डन. अब आते हैं बालको रोल और फंक्शंस. रोल और फंक्शंस ऑफ कॉमर्स. तो क्या रोल है, क्या क्या फंक्शंस है कॉमर्स के, अब ये जानते हैं सर. ठीक है, ओके. तो कॉमर्स जो है बालको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार हमारे जो है कॉमर्स के अंदर. कैसे कैसे भैया? देखो जो हमारा कॉमर्स है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है बालको. जो हमारा कॉमर्स है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है. कौन कौन सी प्रॉब्लम सर? देखो, हिंड्रेंस का मतलब रुकावट होता है, रुकावट. तो बहुत सारी रुकावटों को दूर करता है हमारा कौन? कॉमर्स. कॉमर्स के एस्पेक्ट जो हमने अब तक कॉमर्स में पढ़ा वो सब चीजें. ठीक है, तो सर हिंड्रेंस ऑफ पर्सन ट्रेड दूर करता है. मतलब एक इंसान बना रहा है तो एक पर्सन बना रहा है, दूसरा पर्सन कंज्यूम करेगा, तो इस पर्सन से उस पर्सन तक ले जाने के लिए हम लोग ट्रेड का इस्तेमाल करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करते हैं. हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं. सर एक टाइम से दूसरे टाइम तक स्टोर करके रखना पड़ता है तो हम लोग वेयर हाउसिंग का इस्तेमाल करते हैं. सर रिस्क को कम करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस का इस्तेमाल करते हैं. सर फाइनेंस के लिए हम लोग बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं. और इंफॉर्मेशन के लिए गाइस हम लोग एडवर्टाइजिंग या फिर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं. डन बालको? क्लियर है? तो ये बहुत सारी हिंड्रेंसेस को दूर करने के लिए कॉमर्स जो है बहुत सारे रोल प्ले करता है. इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है तो अच्छे से तैयार करिएगा इसको. ठीक है, चलिए अब आते हैं बालको बिजनेस रिस्क पे. गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क? हाँ जी, बिजनेस रिस्क क्या होता है गाइस, जरा बताइए. सर बिजनेस रिस्क जब 3 सिचुएशंस है, बिजनेस रिस्क जो है वो 3 सिचुएशंस होती हैं. कौन कौन सी? इनएडिक्वेट प्रॉफिट, नो प्रॉफिट,
और लॉसेस। तो बिजनेस रिस्क क्या है गाइस? बिजनेस रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ, बिजनेस रिस्क इज द सिचुएशन ऑफ, बिजनेस रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ, बिजनेस रिस्क इज द सिचुएशन ऑफ इनएडेक्वेट प्रॉफिट, अपर्याप्त प्रॉफिट, नो प्रॉफिट और लॉसेस। इन तीनों सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बिजनेस रिस्क बोलते हैं गाइस। ठीक है, अच्छा ये क्यों होती है सर? अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से। सर अनसर्टेनिटी की वजह से हमें नहीं पता कब क्या कौन सा चेंज आ जाए, तो इसीलिए सर रिस्क होता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं सर, इसलिए रिस्क होता है। ठीक है, ओके चलो। अब रिस्क जो है बाल को दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क, एक होता है प्योर रिस्क। सब प्योर रिस्क का मतलब, देखो प्योर रिस्क का मतलब भैया या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा। प्योर रिस्क है सर, अर्थक्वेक आएगा तो या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, प्योर रिस्क है। आग लगेगी तो या तो प्योर या तो रिस्क होगा या फिर रिस्क नहीं, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। थेफ्ट चोरी होगी तो या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। तो प्योर रिस्क वो रिस्क है जिसके अंदर ये दो पॉसिबिलिटी होती है, लॉस होने की या लॉस ना होने की। और स्पेक्युलेटिव रिस्क वो रिस्क होता है गाइस जिसके अंदर प्रॉफिट के भी चांसेस होते हैं और लॉस के भी चांसेस होते हैं। अब मान लो सर मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, अब उस नए प्रोडक्ट के लॉन्च करने से भाई या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों में से एक चीज होगी। ठीक है, तो स्पेक्युलेटिव रिस्क हो गया, जिसमें ये दो सिचुएशंस हो स्पेक्युलेटिव रिस्क, जिसमें वो दो सिचुएशंस हो उसके अंदर प्योर रिस्क। हाँ जी गाइस, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क के कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं सर। पहला, बिजनेस रिस्क क्यों होता है सर? अनसर्टेनिटीज की वजह से, अनिश्चितताओं की वजह से, अनिश्चित है ना बहुत सारी चीजें, उनकी वजह से, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से होता है सर बिजनेस रिस्क। ठीक है जी। अब रिस्क जो है बाल को हर बिजनेस का, एवरी बिजनेस का एक इसेंशियल पार्ट होता है। प्रॉफिट जो है रिस्क लेने के बदले मिलता है, सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग रिस्क। ज्यादा रिस्क लोगे ज्यादा प्रॉफिट, कम रिस्क लोगे कम प्रॉफिट, रिस्क नहीं लोगे तो नो प्रॉफिट। लास्ट वन बाल को, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो जो प्रॉफिट कितना, सॉरी रिस्क कितना होगा ये किस पे डिपेंड करता है? लार्ज साइज होगा तो ज्यादा रिस्क होगा, स्मॉल साइज होगा तो कम रिस्क होगा। तो नेचर एंड साइज के ऊपर आपका रिस्क डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के क्या क्या कारण है मेरे भाई? तो पहला है नेचुरल कॉज। सर नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक, फ्लड, फेमाइन, इन सब की अगर वजह से बिजनेस रिस्क होता है उसको बोलते हैं नेचुरल कॉजेस। सर ह्यूमन कॉज में क्या आएगा? ह्यूमन की वजह से अगर रिस्क होता है, थेफ्ट, मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट हो गया, डिसऑनेस्टी, ठीक है, ओके, स्ट्राइक, तो ह्यूमन की वजह से कोई रिस्क होगा तो वो ह्यूमन कॉज में आएगा। इकोनॉमिक कॉजेज, सर इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे डिमांड, प्राइस, सप्लाई, टेस्ट, प्रेफरेंस, इन सब चीजों की वजह से, इन्फ्लेशन, महंगाई वगैरह की वजह से कोई रिस्क होगा तो इकोनॉमिक कॉज। और इन तीनों के अलावा कोई कॉज होगा जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, वॉर, पावर फेलर, मैकेनिकल फेलर, ये सब जो है मेरे भाई अदर कॉजेस के अंदर आते हैं। ठीक है, डन। चलिए जी, तो यहां पर बाल को हमारा एक पोर्शन जो है वो खत्म होता है। ठीक है, एक पोर्शन बाल को मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर 1 हमारा खत्म हो गया। अब जिन बच्चों का, एवरीवन, जिन बच्चों का हमारा ये वाला टॉपिक है, कौन सा टॉपिक गाइस? हिस्ट्री वाला, वो लोग कंटिन्यू करें। जिसके स्कूल में नहीं आ रहा, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, मुबारक हो, 48 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। तो हम बात करेंगे किनसे? जिसके हिस्ट्री वाला पोर्शन आ रहा है। ठीक है, ओके, चलो तो शुरू करें। हाँ जी बालको, तो सबसे पहले समझते हैं सर हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब सब लोग जो अब तक पढ़ा है ना उसकी हिस्ट्री जानते हैं कि सर इंडिया की क्या पोजीशन थी हिस्ट्री के अंदर, ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर इंडिया की क्या पोजीशन थी, इंडिया कितना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो पहले तो बात, कॉमर्स एक बहुत वाइडर टर्म होता है। कॉमर्स इज अ वाइडर टर्म, बहुत बड़ा टर्म है सर, जो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से जोड़ने का काम करता है। मतलब प्रोड्यूसर से माल जाएगा ट्रेडर के पास, ट्रेड के पास होलसेलर, रिटेलर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट के पास, और वहां से कंज्यूमर के पास। ठीक है, ओके, तो बहुत वाइडर टर्म है।
इकोनॉमिक, देखो किसी भी कंट्री कितनी डेवलप्ड है ये कैसे पता लगता था भैया? उस कंट्री की ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, उससे। सो द इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। उसकी ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती थी कि उस कंपनी की प्रोग्रेस कितनी हो रही है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती थी कि वो कॉमर्स एंड ट्रेड में कितना संपन्न है वो देश, ठीक है। इंडिया ज्योग्राफिकल कंडीशन, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन वाल को बहुत ही शानदार थी, इसलिए वो बहुत पॉपुलर था उस जमाने में, सोने की चिड़िया कहते थे, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे लेवल, हाई लेवल का ट्रेड पॉसिबल था, हो रहा था, ठीक है जी। अब जैसे बाल को देखिए, जो ये रेड वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं बाल को सिल्क रूट। क्या बोलते हैं इसको? सिल्क रूट बोलते हैं, क्योंकि चाइना जो है ना अपने वर्ल्ड क्लास सिल्क इस रूट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में पहुंचाता था, ठीक है। अच्छा बाल को जो ये रेड, जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, ब्लू वाला, इसको बोलते हैं मैरी टाइम रूट। क्या बोलते हैं गाइस? मैरी टाइम रूट, क्योंकि इंडिया इसका इस्तेमाल करके पूरे वर्ल्ड को अपने स्पाइसेस पहुंचाता था, और इसी मैरी टाइम रूट को बाल को हम लोग स्पाइस रूट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? स्पाइस रूट, स्पाइस रूट भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो a network of roads merging into Silk Route helped India to establish trade relation with neighboring empires of Asia and the world, ठीक है। तो ये बाल को जो ये पूरा क्या है जी, ये हमारा सिल्क रूट था। So Silk Route was an ancient network of a trade route that connected the east and west, जिसने क्या किया सर? ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट किया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिल्क रूट बिकॉज इस रूट को वालों सिल्क रूट कहते थे, क्योंकि जो चाइना है ना अपने सिल्क को इस रूट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में पहुंचाता था। तो सिल्क रूट क्लियर हो गया। सिल्क रूट जो है वालों ईस्ट को वेस्ट से जोड़ेगा, तो है ना, लैंड के माध्यम से, रोड के माध्यम से, और इसके अंदर क्या होता है गाइस? इसके अंदर चाइना अपने वर्ल्ड क्लास सिल्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद कोई हमारा मैरीटाइम रूट है, मैंने बता ही दिया, इसको हम स्पाइस रूट भी कहते हैं गाइस। तो ऑन द अदर हैंड द मैरीटाइम रूट लिंक्ड द ईस्ट एंड वेस्ट थ्रू सी, ठीक है जी, एंड इसके थ्रू बाल को स्पाइसेस का ट्रेड होता था, इसलिए इसको हम लोग स्पाइस रूट भी कहते हैं। डन। अच्छा, बहुत सारे बाल को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले, प्राचीन खोज वो जो हुई ना, तो प्राचीन जमाने के बहुत सारे एविडेंस भी मिले। हड़प्पा, मोहनजोदारो, है ना, लोथल, ऐसी कुछ साइट्स थी बाल को, जहां पर आपने मूवी भी देखी होगी बाल को, मोहनजोदारो, है ना, तो वहां पर भी हमने देखा भाई बहुत अलग अलग कंट्री के लोग आ रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, सामान खरीद रहे थे, बेच रहे थे, ठीक है, ओके। तो हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदारो, लोथल। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हैड द ट्रेड कनेक्शन विद द मेसोपोटामिया एंड दे ट्रेडेड इन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पर्ल्स एंड शी शेल्स। इसमें ये लोग डील करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदारो बहुत ज्यादा लेवल पे हमारे इंडिया का पार्ट था, और जहां पर बहुत ही बड़े लेवल पे क्या होता था जी, ट्रेड हुआ करता था उस जमाने में। तो ये था बाल को हमारा हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड वाला टॉपिक। अब आते हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम पे, हमारा स्वदेशी प्राचीन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंट्रल बैंकिंग कमिटी एन इंडिजीनियस बैंकर्स और बैंक डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म। तो भैया पुराने जमाने में बैंक तो होते नहीं थे, तो एक या दो, एक अकेला बंदा या एक दो लोग जो है साथ मिलके, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था गांव का, मुनीम जी, मुंशी जी, या आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, है ना, तो जो मुनीम जो है जी, जो मुंशी जी जो है, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा था तो लोगों को दे देते थे उधार, और उनसे उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह, ब्याज वगैरह लेते थे। तो इसी को हम लोगों को पुराने जमाने में बैंक कहते थे। तो वही इंडिविजुअल इंसान जो है बैंक कहलाया करता था गाइस, ठीक है जी। विच रिसीव्स डिपॉजिट, डील इन हुंडीज, हुंडी क्या होता है भी सुनेंगे, एंड एंगेज इटसेल्फ इन लैंडिंग मनी, लोगों को उधार देने में वो बिलीव करते थे, ठीक है। तो दिस सिस्टम में हैव एग्जिस्टेड इवन बिफोर द वैदिक पीरियड। तो बाल को जो बैंकिंग सिस्टम है ना, वैदिक पीरियड के टाइम से चला हुआ आ रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर बाल को बार बार जो है ऋग्वेद के अंदर भी गाइस रण वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। सो एन इकोनॉमिक, जैसे इससे बाल को इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस करती गई, वैसे वैसे हमें पैसे को स्टोर करके रखने की जरूरत बढ़ती गई। इसीलिए क्या निकल के आया सर, बैंकिंग का सिस्टम निकल के आया, ठीक है। अब बैंकर्स जो होते हैं बाल को, वो भी तीन कैटेगरी के होते हैं। बैंकर्स को भी हमने तीन कैटेगरी, उस जमाने के बैंकर्स को भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था।
एक थे बाल को मुल्तानी बैंकर्स, दोज हु ओनली डील इन बैंकिंग बिजनेस, जो बैंकिंग के बिजनेस के अंदर डील कर रहे थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, मुल्तानी बैंकर्स। वो लोग जो जो मेनली तो ट्रेड करते थे लेकिन थोड़ा बहुत बैंकिंग बिजनेस भी करते थे, हम उन्हें साहूकार कहते थे। क्या कहते थे गाइस, साहूकार। और मारवाड़ी और बंगाली जो दोनों साथ में करते थे गाइस, ठीक है जी, जिन्होंने बैंकिंग बिजनेस भी किया और ट्रेड भी किया, तो उनको बाल को हम लोग मारवाड़ी एंड बंगाली कहते थे। ठीक है, ठीक है बाल को। अच्छा जी, तो पुराने जमाने में अगर मैं लोन दे रहा हूं तो कागजी कार्रवाई जो होती थी उसको हुंडी बोलते थे। आजकल प्रॉमिसरी नोट चलता है, बीआर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल चलता है, लेकिन उस जमाने में बाल को क्या चलता था, हुंडी। तो हुंडी क्या है बाल को, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट की तरह होता है, जिसका इस्तेमाल जो हम लोग उस टाइम पे लोन की ट्रांजेक्शन या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए करते थे। ठीक है, हुंडी का इस्तेमाल बाल को रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह, सर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के रूप में उधार देने के लिए भी करते थे, और ट्रेड ट्रांजैक्शंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में भी उधार माल देने के लिए भी करते थे। तो तीन तरीके से हुंडी का इस्तेमाल होता था, पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, उधार देने के लिए, और पेमेंट्स वगैरह करने के लिए। ठीक है, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल होता था। चलो, टाइप्स ऑफ हुंडीज। हुंडी जो है उसके बाद को टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दर्शनी हुंडी, दर्शन देने पर जब पैसे मिले तो उस हुंडी को क्या बोलते हैं बाल को, दर्शनी हुंडी। मुद्दती और मियादी हुंडी, जो बड़े मुद्दतों के बाद मिले, बोलते हैं भाई तू बड़े मुद्दतों के बाद दिखा यार। मुद्दत मतलब टाइम पीरियड, मतलब एफडी की तरह है ना, एफडी की तरह होता है मुद्दतों के बाद। तो वो हुंडी, वो हुंडी जिसमें बड़े टाइम बाद, एक टाइम पीरियड के बाद आपको पैसे मिलेंगे, दैट इज मुद्दती और मियादी हुंडी। शाहजोग हुंडी वाल को, जो एक रिस्पेक्टेड पर्सन को मिलेगा, है ना, क्रॉस चेक की तरह, जिसका नाम लिखा होगा उसी को मिलेगा, तो उसे शाहजोग हुंडी बोलते थे। उसके बाद नामजोग हुंडी बाल को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह, कि जिसका नाम लिखा आप लेके जाओ उसको, उसका पैसा मिल जाएगा, नामजोग हुंडी। धनजोग हुंडी वाल को, धनजोग हुंडी क्या है, जिसके पास वो होता था, नाम नहीं लिखा होता था, जिसके पास होता था उसको मिल जाता था। जोखिमी हुंडी, जोखिमी हुंडी बाल को एक तरह से इंश्योरेंस के रूप में यूज होता है, इंश्योरेंस के रूप में, इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट होता है ना, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, उसको बाल को जोखिमी हुंडी बोलते थे। जवाबी हुंडी बाल को, जवाबी हुंडी क्या है इस, कि मैं जवाब दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं कि ये पैसे उसको दे देना, तो जवाबी हुंडी मतलब कि जिसमें ये लिखा हो कि ये पैसे उस बंदे को दे दिए जाएं, लाइक डिमांड ड्राफ्ट, आज के डेट में जो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसकी तरह ये। ठीक है बाल को, डन। तो ये बाल को टाइप्स ऑफ हुंडीज। अब आते हैं राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब बाल को मिडलमैन, जिन्होंने खरीदने और बेचने में बहुत ज्यादा हेल्प किया, रोल प्ले किया गाइस। ठीक है, तो इंटरमीडियरीज कौन होते हैं गाइस, मिडलमैन होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो बायर और सेलर के बीच में आकर बाइंग एंड सेलिंग में सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, उसे बोलते हैं मेरे भाई इंटरमीडियरीज। ठीक है, ओके। इंटरमीडियरीज का वाल को बहुत बड़ा इंफ्लुएंस था, ग्रेट इंफ्लुएंस था मुगल पीरियड के टाइम पर और ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर। बस ये बात ध्यान रखो कि मुगलों के टाइम पर और ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर बहुत बड़ा एक रोल प्ले था। ठीक है जी। अब सर एक पॉइंट आया, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है सर, सामान को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजेशन तक चीजें पहुंचाने के लिए जिसका इस्तेमाल करेंगे हम उसे क्या बोलेंगे बाल को, ट्रांसपोर्टेशन। फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बाल को, ट्रांसपोर्टेशन। अब आया ट्रेडिंग कम्युनिटीज। तो भैया जो लोग ट्रेड कर रहे थे ना, उन्होंने क्या किया, कुछ अपने लिए, अपने हेल्प के लिए, एक दूसरे के वेलफेयर के लिए कम्युनिटीज भी बनाई, ट्रेडिंग कम्युनिटीज बनाई। ठीक है, तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज के बारे में भी थोड़ा जान लो बाल को। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, डिफरेंट कम्युनिटीज डोमिनेटेड ट्रेड। पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स होते थे नॉर्दर्न रीजन के अंदर। भट्ट जो है वो कहां होते थे भैया, गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलते थे। एंड वेस्टर्न इंडिया की जगह बाल को, वेस्टर्न इंडिया में महाजन और चट हुआ करते थे गाइस। कौन होते थे, महाजन और चट। ठीक है, चलो अब आया भैया मर्चेंट कॉरपोरेशंस। तो कुछ कॉरपोरेशंस बनाए गए जो क्या कर रहे थे मेरे भाई, जो कहीं ना कहीं
प्रोटेक्ट कर रहे थे इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स। तो मर्चेंट कॉर्पोरेशन आर मर्चेंट कम्युनिटीज that were formed for protecting the interest of trader, जो ट्रेडर के इंटरेस्ट, ट्रेडर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे गाइस, ठीक है जी। इनके जो ट्रेडर का, जो मर्चेंट कॉर्पोरेशन का जो लीडर होता था, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता था किससे? किंग से। तो वो किंग से डीलिंग करता था, ठीक है, लिखा होगा ये वाली बात भी। ये रहा द चीफ डायरेक्टली, जो चीफ है बाल को, वो डायरेक्टली डील करता था किंग से। जितने भी कलेक्शन होते थे, जितने भी सेटलमेंट होते थे, वो किंग के बिहाफ पर वही करता था, ठीक है जी। उसके बाद जो ये कॉर्पोरेशंस होते थे, इन कॉर्पोरेशंस के टैक्सेस वगैरह जो है मेजर सोर्स ऑफ इनकम था। उसके बाद दीज कॉर्पोरेशन फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉर्पोरेशंस ने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, खुद के कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, और राजा को भी वो कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़े, ठीक है। तो मर्चेंट कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं सर? एक ऐसी कम्युनिटीज जो प्रोटेक्ट करती हैं इंटरेस्ट को ट्रेडर्स के, जो डायरेक्टली डील करते हैं किंग से, ठीक है जी, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, और टैक्सेस वगैरह जो थे उनके मेजर सोर्स ऑफ इनकम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। मेजर ट्रेड सेंटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कई बार आता है सर। प्राचीन जमाने में बहुत सारे ट्रेड ऐसे प्लेसेस थे जहां पर ट्रेड हुआ करते थे। तो कौन सी जगह पर कौन सा ट्रेड होता था, एक बार ये भी देख लीजिए सर। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बाल को एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन, स्टोन का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करता था। पेशावर, वूल, ऊन का और घोड़ों का जो है यहां पर डीलिंग वगैरह होती थी। तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी सुना होगा आपने, सेंटर फॉर लर्निंग, ठीक है। उसके बाद इंद्रप्रस्था, रॉयल रोड, जैसे आजकल हाईवेज होते हैं वैसे रॉयल रोड था वो, ठीक है, इंद्रप्रस्थ में। मथुरा, मथुरा एम्पोरियम ऑफ ट्रेड, ट्रेड का एक समूह, एक संग्रहालय बहुत बड़ा, ठीक है। वाराणसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बोलते हैं ना बनारस की साड़ी, तो ऐसे याद रखना, बनारसी साड़ी मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उज्जैन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ, अलग अलग कपड़े मिलते हैं यहां पर। मिथिला, ट्रेड कॉलोनीज इन साउथ चाइना, स्पेशली इन यूनान। तो मिथिला किस के लिए फेमस था बाल को? ट्रेड कॉलोनी साउथ चाइना के लिए, स्पेशली यूनान में। सूरत है ना, गोल्ड बॉर्डर, जरी के लिए फेमस था। कांची फॉर पर्ल्स, ग्लास एंड रेयर स्टोन्स। मदुरा पर्ल्स, फिशरीज के लिए। बहरूच इंपोर्टेंट मार्ट से इसका कनेक्शन हुआ करता था। कावेरी पत्ता, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, सेंट का ये लोग ट्रेड करते थे। और ताम्रालीपति, ग्रेटेस्ट पोर्ट कनेक्टेड बाय बोथ सी एंड लैंड। तो बहुत सारे पोर्ट थे तमरालीपति के अंदर जो दोनों से कनेक्टेड थे गाइस। डन, क्लियर। चलिए मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाल को, उस जमाने में मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किन किन चीजों को होता था? तो हम लोग मेजर एक्सपोर्ट करते थे व्हीट, शुगर, स्पाइसेस, इंडिगो, ओपियम, सीसम, कॉटन, एनिमल प्रोडक्ट लाइक हाइट्स, फर एंड पर्ल्स। और इंपोर्ट किसका करते थे बाल को? घोड़ों का, एनिमल प्रोडक्ट का, चाइनीज सिल्क, फ्लेक्स, लाइनर, गोल्ड, सिल्वर, टिन, इन सब चीजों का बाल को हम लोग क्या करते थे जी? इंपोर्ट करते थे, ठीक है। आ जाओ बाल को, पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या पोजीशन था बाल को, एक बार ये भी देख लेना है, ठीक है। तो भैया लार्जेस्ट रीजनल कंट्रीब्यूशन था 32%, है ना, 1D पे बाल को, AD पे, आफ्टर दैट 1000 AD पे बाल को 1/3 एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ जो है वो यहीं से कंट्रीब्यूटेड था। 1550 AD 24.36 सेकेंड इन लार्ज एंड रीजनल शेयर था भाई, ठीक है। तो बस एक बार इसको चार्ट को देख लेना, आता तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस एक बार फिर भी देख लेना, मैं भी इस पर रीड कर रहा हूं, ठीक है। तो 24.41% हो गया, 1780 में 24.46% हो गया, 1750 AD में 25% ऑफ वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडिया का था, 1880 AD में 5 to 10% हो गया। उसके बाद 1900 में 9.2% वर्ल्ड इनकम ब्रिटिश एम्पायर, 1910 AD में 2% ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट, 1913 में 5.4% ब्रिटिश एम्पायर। उसके बाद 1952 AD में, ठीक है जी, 3.8 ऑफ वर्ल्ड इनकम, 1973 में 3.1 ऑफ वर्ल्ड इनकम, 1991 AD में इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिफॉर्म।
तो ये चार्ट सा है गाइस, रीड कर लीजिएगा, वैसे तो आता नहीं कभी भी, बस आप एक बार रीड गो थ्रू कर लेना, ठीक है, ओके, बस दैट्स इट। तो यहां पर बालको हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। ओके गाइस, तो मैंने बहुत तसल्ली से हर एक पॉइंट को उठाया बालको, एक्सेप्ट वो लास्ट वाला चार्ट, उसको एक बार आप अच्छे से कर लेंगे, बस एक बार रीड करना है, आता कुछ भी नहीं उसमें से गाइस, ठीक है, ओके, बस एक बार फिर भी रीड कर लेना, क्योंकि मान लो आ गया तो मुझे ब्लेम मत करने आना, ठीक है, ओके गाइस। तो रिवीजन यही करना है कि यार पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए, बहुत सारे टॉपिक कवर किए गाइस, तो उसको एक बार देख लेना। एंड थैंक यू सो मच बालको, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचते क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनानी है वीडियो, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत गाइस, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर प्लीज।